सभी साथियों को जय भीम, जय ज्योति, जय सावित्री, जय फातिमा, उल गुलान उल जोहार, जय तंट्या, जय संविधान और सबरंगी सलाम। तो ये सारी चीज़ें मनुस्मृति के खिलाफ है, जो मैंने जिनके नाम लिए। और ये जिनके नाम लिए इन्होंने सबसे पहले शुरुआत की। जो हमने सबसे पहले जो गीत गाया, कायनू बानू कोण्या मनून, पोथी पुस्तकात ठेवलं लिहून, बायांची अक्कल म्हणे गहाणं, मनुस्मृतीची होळी मी करीते। पुरुषाच्या धाकात सदा राहणं, हर समय पुरुषों के और ब्राह्मणवादी पुरुषों के दहशत में और वहशत में रहना, ये मनुस्मृति है। और उस मनुस्मृति के खिलाफ 1927 में सबसे पहले बाबा साहेब जब 20 मार्च 1927 को जाते हैं तो चौदार तालाब को स्पर्श करते हैं और पूरा पानी जो अछूतों को नकारा गया है उस पानी का सत्याग्रह करते हैं। वो सत्याग्रह 3 साल पहले, नमक के सत्याग्रह के पहले का सत्याग्रह है। और उस सत्याग्रह में वो जाति भेद के खिलाफ की पहली नींव रखते हैं। वो नींव है पानी पर सबका अधिकार, जिसकी बात अभी मिहिर ने की। मेरे पूरे पैनल में सुरेश है, प्रतिमा है, सुजाता आज उसकी अध्यक्षता कर रही है और मिहिर है। मिहिर ने आज एक पूरा एक बेस हमारे सामने, जिसको बीज भाषण कहेंगे, उस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन और मनुस्मृति के दोनों के एक तुलनात्मक तरीके से हमारे सामने कुछ अंश रखे। 20 मिनट में ये सारी चीज़ें रखना बहुत मुश्किल है। तो 30 मिनट हुए, लेकिन 30 मिनट में भी उनको कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज़ों को हाथ डालने को मिला नहीं। शायद हो सकता है कि डिस्कशन में होगा। अब सवाल यह है कि स्त्रियों के आंदोलन को 50 साल होने के बाद जब हम यहाँ बैठे हुए हैं, तब हमने मनुस्मृति और संविधान इसको लेकर जो बातें रखने की कोशिश की है, उसको मैं शुक्रगुजार हूँ कि शमा की भी, संध्या मात्रे की भी, जिन्होंने सारी अगुवाई करते हुए, चैनिका हो, संध्या हो, कामाक्षी हो, कुंदा हो, इन सब ने, आप सब ने मिलकर जो अगुवाई की, जिन्होंने तय किया कि इस तरीके का एक पूरा डिस्कशन, एक डिस्कोर्स चले। इस डिस्कोर्स से शायद बहुत सारी चीज़ें पूरे साल भर चलेगी, क्योंकि ये ज़रूरी है। इन 50 सालों में केवल हम मूल्यांकन हिंदुत्ववादी ताकतें, जो धर्मांधतावादी ताकतें हैं, जिन्होंने मनुस्मृति को निकाला है बाहर फिर से, उसका ही नहीं करने वाले हैं। हम अपने आप में भी झांकने की ज़रूरत है कि ये सारी हिंदुत्ववादी धर्मांधतावादी ताकतें और पूरी ब्राह्मणवादी पितृसत्ता हमारे ऊपर जोर करके आई कैसे, किस तरीके से आई। आज वो हिंदू मुस्लिम का नारा देते हुए हिंदू मुस्लिम में जिस तरीके का तनाव पैदा कर रहे हैं, वो मुसलमानों को लेकर टारगेट क्यों कर रहे हैं। ये मुसलमान पहले कौन थे, जिसकी बात मिहिर ने रखी। क्या ये मुसलमान यहाँ से जो धर्मांतरित हुए वो शूद्र थे, उत्पादक जातियों से जुड़े थे? ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वो उत्पादक जातियों से जुड़े हैं, हालांकि है, अगर नहीं वो उत्पादक जातियों से जुड़े हैं, तो सबसे पहले खतरा उत्पादक जातियों से इस देश में सारे व्यवसाय करने वालों को, जिनके पास जल जंगल ज़मीन पर काम करने वाले जो लोग हैं, जो खेतीहर है, जो किसान है, जो महिलाएं हैं, वो जो काम करती है, जो कामगार है, इन सारों से खतरा है। क्योंकि इन सारों को अभी पता चला है कि संविधान के तहत उनको भूमि पर अधिकार है, उनके जल जंगल ज़मीन पर अधिकार है। फिर आदिवासियों से लेकर, शूद्रों से लेकर दलितों को ये पता चला है। ये पता चलने वाली बात डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के कारण हुई। लेकिन मनुस्मृति के खिलाफ का पहला लिखित, पहला जाहिर और पहला बहुत ही बड़ा विद्रोह महात्मा ज्योतिराव फुले करते हैं। और महात्मा ज्योतिराव फुले के गुलामगिरी से हम लोग ये देखते हैं कि ये विद्रोह, जिसके मैं मानती हूँ हमेशा कि सत्यशोधक जो बहुप्रवाही अन्वेषण पद्धति या सौत्रांतिक, जिसका प्रतिमा बार बार उच्चार भी करेगी, तो मेरे पूरे जो फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी के तहत मैं खुद को मानती हूँ। मैं कभी भी ओबीसी समीक्षक नहीं कहती हूँ, मैं खुद को बहुजन या तो अब्राह्मणी सत्यशोधक समीक्षक के तौर पे संबोधित करती हूँ। अब्राह्मणी यानी ब्राह्मणेतर नहीं। ये बहुत गलत बात है कि आप सोचेंगे कि ब्राह्मणेतर होना यानी ब्राह्मण के सिवा की अलग जातियाँ, जिसमें क्षत्रिय वैश्य वर्णों की भी जातियाँ आएगी। लेकिन अब्राह्मणी होना ये एक अलग संबोधन है, जिन्होंने ब्राह्मणवाद को नकारा है। वो जो अब्राह्मणी, जो बहुजन समाज है, जो कि इस देश में 82% है, इस देश में 18% में त्रिवर्ण है।
हमेशा मैंने देखा है कि आज भी सबसे ज़्यादा गालियाँ ओबीसी को मिलते हैं, क्योंकि लोग समझते हैं ओबीसी ये धर्मांध हो गए, ये बजरंग दल हो गए, ये हनुमान हो गए, ये सब कुछ ऐसे हो गए, तो हम लोग हमेशा ओबीसी को गालियाँ देते हैं। अब सवाल ये है कि ओबीसी के सारे उद्योग, जो कि मिहिर ने बहुत अच्छा किया कि ये बात बताई, शूद्रों के बारे में लिखा गया है, शूद्रों को वर्ण में समावेश है। फिर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने, जो कि अतिशूद्र में आते हैं, उन्होंने मनुस्मृति क्यों जलाई? सवाल है ना। सवाल ये है कि जब शूद्र और अतिशूद्र उस समय एक वर्ण था। अतिशूद्र ये शब्द महात्मा ज्योतिबा फुले की देन है, जिन्होंने गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्यधर्म पुस्तिका लिखते हुए महात्मा ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले अतिशूद्र, जो कि पेशवाई में, जो कि काशी विश्वेश्वर की जगह पे, जो कि तमिलनाडु में जिस तरीके का ब्राह्मणवाद उभरा था, या नंबूद्रिपाद ब्राह्मणों ने जिस तरीके से अत्याचार और अन्याय किए थे, इसके खिलाफ उच्चार करते हुए द्रविड़ों को, और द्रविड़ों में भी जिस तरीके की पूरी सिंधु संस्कृति की जो पूरी विचारधारा थी, उस विचारधारा को समझने वाले जो लोग काम कर रहे थे, उसको नकारते हुए ब्राह्मणवाद ने जो जो अन्याय अत्याचार इस देश में किया, उस अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ते लड़ते ब्राह्मणवाद ने वर्ण व्यवस्था के तहत जातियाँ पैदा की। ये जातियाँ इस देश में कितनी होगी? अगर आप मंडल आने के बाद देखोगे तो मंडल आने के बाद काका कालेलकर आयोग के अनुसार और मंडल आयोग के अनुसार अगर देखोगे तो 52% जो है वो हमारे देश में ओबीसी है। 3743। जब हम कहते हैं ओबीसी तो हम बोल देते हैं कि वो जो कुंबी है, माली है, तेली है, वो जो है ये 4-5 जातियों को पकड़ के ओबीसी ने किया, ओबीसी ने किया। सवाल ये है कि फिर हमारा पूरा इतिहास देखना पड़ेगा। इसको किसने ललकारा? मनुस्मृति को ललकारने वाला 1848 वाला पहला स्कूल, जिसको हम बार बार कहते हैं, पूरे विश्व में कहते हैं, डंका पीट कर कहते हैं कि ये पहला शूद्र और महिलाओं के लिए का स्कूल है। तब आजकल एक बहुत ही ज़्यादा पुरोगामी प्रगतिशील विचारों में से रहने वाली स्त्रीवादी औरतें भी बार बार लिख रही है कि इसके पहले मिशनरी लोगों ने स्कूल खोले। ये बहुत डेंजरस बात है। इसका मूल्यांकन करना पड़ेगा कि हमारे बीच में किस तरीके की आरएसएस की मेंटालिटी घुसी हुई है, हमने किस तरीके की प्रगतिशील विचारधारा में ब्राह्मणवादी विचारों के, इस धर्मांधता के किस तरीके के अंश घुसने दिए हैं। सवाल यह है कि मिशनरियों ने तो सब जगह स्कूल खोले, इसलिए तो आनंदीबाई जोशी को भी डॉक्टर होने का मौका मिला, लेकिन ब्राह्मण स्त्री, शूद्र स्त्री, सभी को इकट्ठा आकर बैठकर एक जगह पे पढ़ने का मौका 1848 में दगड़ू शेठ हलवाई के मंदिर के सामने जो स्कूल है बाल कृष्ण भिड़े की, उस भिड़े के वाड़े में पहला स्कूल 1 जनवरी 1848 को खुला, और उस स्कूल ने प्रारंभ किया मनुस्मृति दहन का, मनुस्मृति दफनाने का। इसलिए जब महिला आंदोलन यहाँ कहती है, जब हम लोग सब मिलकर महाड़ गए थे और हमने कहा कि हमारे लिए 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने चौदार तालाब के बाद जो दूसरा सत्याग्रह किया वो था मनुस्मृति दहन, और उस मनुस्मृति दहन को हम सब मिलकर आज भारतीय स्त्री मुक्ति दिन का एल्गार करेंगे। अब सबको लगा कि भारतीय स्त्री मुक्ति दिन सावित्रीबाई ने जो पढ़ाया वो भी हो सकता है, भारतीय स्त्री मुक्ति दिन मनुस्मृति दहन दिन कैसे हो सकता है? तो अभी भी आज भी ये जो हमारी चर्चा चल रही है इस गोष्ठी में, अभी तक हमने इसका उच्चार नहीं किया कि स्त्रियों के आंदोलन का भारतीय स्त्री मुक्ति दिन के तहत तक इतनी बड़ी पूरी विचार यात्रा भी चली और कृति यात्रा चली कि हमने सबने मिलकर इसका प्रतीकात्मक दहन किया। प्रतीकात्मक दहन करने के कारण ये पुस्तक आज भी है, लेकिन ये पुस्तक आज भी लोगों के, जो महात्मा फुले कहते हैं जाणीव और नेणीव, उसमें भी बैठा हुआ है, कॉन्शियस में भी है और सब कॉन्शियस में भी है। इसलिए हम लोग बार बार दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं इस जाति में जन्म हुआ, मेरा इस जाति में जन्म हुआ तो मैं क्या करूं, मुझे ना कुछ चीज़ें तो करनी पड़ेगी। मुझे अगर डी क्लास होने की शिक्षा मार्क्सिज्म देता है तो मुझे डी कास्ट होने की शिक्षा क्यों नहीं प्रगतिशील विचार देता है? मेरे डी कास्ट होने में बहुत सारी चीज़ों का बहुत महत्व होना चाहिए, जो कि महात्मा ज्योतिबा फुले से लेकर, शाहू से लेकर, पेरियार से लेकर, नारायण गुरु से लेकर, अयंकाली से लेकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर तक के पूरे प्रवास में, और जिसमें सारी महिलाएं शामिल है, वो भी स्वतंत्र रूप से। ये केवल महानायक नहीं है, महानायिका भी है।
इस देश में सबसे पहले अगर मनुस्मृति के खिलाफ का विद्रोह किसी ने किया होगा तो सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध की जो पूरी विचारधारा है उसके कारण प्रतिक्रांति के तौर पे ये मनुस्मृति आई। ये मनुस्मृति प्रतिक्रांति के तौर पे आई। क्रांति बौद्ध और जैन ने पहले ही की थी, वो वेदों के खिलाफ। मैंने संध्या नरे पवार आज नहीं है तो इसलिए मुझे 5 मिनट ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन संध्या भी आती तो और भी ज़्यादा बात हो सकती थी। और दूसरी बार जब हम लेंगे तो हो सकता है कि हम जो पूरी सत्यशोधक विचारधारा से, प्रतिमा भी है, मैं हूँ, वंदना महाजन है और संध्या नरे पवार है, चारों को भी आप बुलाइए, क्योंकि हम तीनों ने मिलकर, वंदना, मैं और संध्या ने वेदों का अध्ययन किया। वेदों का अध्ययन करीबन हमने 3 साल किया, जिसमें ऋग्वेद को संध्या ने पढ़ा, अथर्ववेद को वंदना ने पढ़ा और सामवेद और यजुर्वेद को मैंने पढ़ा। अभी जो मिहिर ने कहा उसमें 2 सेंटेंस उन्होंने कहा कि इसका जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति ये केवल एक ग्रंथ नहीं है, ये भृगु नाम के ऋषि ने किया है ऐसे मानते हैं, लेकिन अनेक भृगु होंगे, अनेक भार्गव होंगे, उनको अनेक भार्गव को फिर भागवत भी कर दिया गया है। मोहन भागवत की तरह मोहन भागवत के यानी मोहन भागवत पर्यंत तक वो सारी चीज़ें भागवत आ जाती है, लेकिन एकनाथी भागवत संत भागवत में अलग आ जाता है, तो वो छोड़ दो। लेकिन ये सारा भृगु ने लिखी हुई ये किताब है ऐसा माना जाता है। ये मनुस्मृति 200 यानी ईस्वी सन के बाद दूसरे शतक में से लेकर तीसरे शतक में आई ऐसे माना जाता है। अब जब दूसरे शतक से तीसरे शतक तक आई तो उन्होंने प्रतिक्रांति के तौर पर पुष्यमित्र शुंग जो राजा था उस समय ही श्री राम का जन्म है। वो जो बताया जाता है कि 10,000 साल पहले रामायण महाभारत वगैरह है वो अलग बात। अभी आज छाया ने एक नोट लाई है कि हम स्त्री वाचक के तरफ से हिंदू संस्कृति और स्त्री आह सालुंखे की किताब को छापा था। बहुत ही अच्छा हुआ कि उन्होंने उस तरीके की किताब को छापा उस समय। लेकिन आह सालुंखे की इस किताब की 7 या 8 या 15 आवृत्ति भी निकल जाए, लेकिन जब तक हमारे दिमाग में ये नहीं जाएगा तब तक इस मनुस्मृति का अंत नहीं होने वाला है। तो शरद पाटिल से, कॉमरेड शरद पाटिल से लेकर आह सालुंखे तक जिन्होंने इसको लेकर एक बहुत ही बड़ा एकेडमिक ही नहीं, रिसर्च के तौर पर ही नहीं, एक्टिविज्म के तौर पे एक डिस्कोर्स तैयार किया, और वो डिस्कोर्स को हम कहते हैं अब्राह्मणवादी या बहुजन बहुपेड़ी, जिसको बहु यानी जो मोनो नहीं है, केवल एक नहीं, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा लाकर व्यामिश्र तरीके से इसका विचार करना पड़ेगा, क्योंकि एक अकेले तरीके से ये नहीं जाता है। यानी ब्राह्मणवादी विचार में क्या है, आरएसएस के विचार में क्या है, एक सत्ता है, एक ब्राह्मण की सत्ता है, और ब्राह्मण की सत्ता के साथ ब्राह्मण को क्षत्रिय को भी ब्राह्मण के चरण धोने पड़ेंगे, वैश्य को भी क्षत्रिय के चरण धोने पड़ेंगे, और क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ब्राह्मण के चरण धोने पड़ेंगे। अब ये पॉपुलेशन कितनी है, ये पॉपुलेशन है 18%। अब ये 18% पॉपुलेशन हमेशा, उसमें से पानसरे, कलबुर्गी, गौरी लंकेश, नरेंद्र दाभोलकर, इनको सबको जो सवर्ण भी है या कोई ब्राह्मण भी है, इन लोगों को हम छोड़ दें कि ऐसे जो होंगे वो -0.3 में जा जाते हैं। ये -3 में जो लोग हैं वो पुरोगामी लोग हैं, उनका कत्ल करना चाहिए, ये मनुस्मृति कहती है। मनुस्मृति कहते हैं कि ऐसे जो लोग हैं वो पाखंडी लोग हैं। इसमें मैंने पूरा का पूरा, जब भी आप सवाल पूछोगे तो मैं एक श्लोक पढ़ के सुना दूंगी कि पानसरे को, कलबुर्गी को, गौरी लंकेश को, दाभोलकर को क्यों मारना चाहिए, ये मनुस्मृति कहती है। ये मनुस्मृति बताती है, ये बताती है कि बिल्किस बानो के ऊपर बलात्कार हो, या भवरी देवी के ऊपर बलात्कार हो, या मथुरा के ऊपर बलात्कार हो, अगर वो ब्राह्मणों ने किया हुआ है, जिसका जिक्र महिर ने भी किया, उसको आप लोगों ने बलात्कार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण को वो अधिकार ही है। ब्राह्मण जाति में, राजपूत जाति में आप अगर धर्म के अनुसार जाओगे तो क्षत्रिय और वैश्य में तो आपको वो अधिकार है। आप इसके लिए आपको चुपके से पनिशमेंट होगी, चुपके से होगी, अंदर, लेकिन बाहर लोगों के सामने नहीं होगी। लेकिन शूद्र ने अगर किया है तो उसके हाथ पाँव भी काटने हैं, उसका लिंग भी काटना है, उसको काट देना है। तो शूद्र ने अगर कुछ इस तरीके की जुर्रत की, शूद्र ने अगर ऊपर के जाति की लड़की से शादी करने की जुर्रत की, तो उसका सैराट होना स्वाभाविक है। फिर वो नागराज मंजुले ने जो फिल्म बनाई वो बिल्कुल मनुस्मृति आधारित फिल्म है। यानी अगर कोई पारधी, कैकाड़ी, वो तो घुमंतु विमुक्त है, जिनका तो जिक्र इधर कैसे किया है, तो आदिवासियों का जिक्र आता है। कैसे आता है मैं बताती हूँ। जहाँ जहाँ संकर हुआ है, तो निषाद अगर आदिवासी है तो निषाद अगर किसी ऊपरी जाति के लोगों के साथ निषाद
की बेटी की शादी हुई है तो उनको शूद्र तो कहेंगे ही, लेकिन अगर निषाद आदिवासी है, आदिम जनजाति के हैं, तो उनको बहुत सारा जुर्माना सारा वसूल कर देना पड़ेगा, जैसे मोदी हमसे जीएसटी ले रहा है। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी जुर्माना पद्धत जो है वो वहाँ जीने वाले जल जंगल ज़मीन के ऊपर होने वाले लोगों को भी है। अब ये अतिशूद्र कहाँ थे उस समय? तो अतिशूद्र शूद्रों में ही थे। वो मल विसर्जन, मेरा समय 12:07 को ख़त्म होगा, है ना? तो मैंने देखकर मैंने तय किया। तो जो आज ये है कि अतिशूद्र कहाँ है? तो अतिशूद्र जिनको हम आज महिला उठाने वाले, हम लोग जिनको अंत्यज कहते हैं, ये सब भी शूद्रों में ही थे। इनको कुछ जगह पे चांडाल वगैरह कहा है, लेकिन वो वर्ण के हिसाब से मिहिर कह रहे, वैसे ठीक है, वैसे जाति नहीं होने के कारण वो वर्ण में कहाँ फिट करेंगे वो बात है, लेकिन काम के हिसाब से देखेंगे तो ये सारे काम करने वाले लोग, अंत्यज लोग, जिनको बाद में अंत्यज कहा गया है, ये सारे लोग हैं। और उन्होंने क्या क्या करना चाहिए और उन्होंने किस तरीके से उन्होंने मलमूत्र विसर्जन भी कैसा करना चाहिए और ब्राह्मण के मलमूत्र विसर्जन की कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, ये भी इसमें लिखा गया है। इसमें ये भी लिखा गया है कि अगर पनिशमेंट करना है तो मलमूत्र विसर्जन करने की जगह पर शूद्रों को कैसे मारना चाहिए, अतिशूद्र जिनको बाद में फुले कहते हैं, इनको कैसे मारना चाहिए, इसके बारे में भी पूरे दंडक है। एक तरफ है राज्य शासन, जो पूरा राज्य शासन कैसे चलेगा इसकी बात है, लेकिन करीबन 3रा अध्याय, 5वां अध्याय और 12वां अध्याय भी और 9वां अध्याय, इसमें अगर आप जाओगे तो ये सारे स्त्री पुरुषों के संबंधों से भरे हुए हैं, जिसमें जेंडर की बात है कि नहीं, तो जेंडर की बात हमेशा उठ रही है। और जेंडर को लेकर नपुंसकता, समलिंगी होना, इसको लेकर के पनिशमेंट बहुत ही भयानक और क्रूरता के तौर पे लिखी गई। तो ये सारी बातें हम लोगों को ढूंढकर इसके बारे में बोलना पड़ेगा। इसलिए जब 25 दिसंबर 1996 में हम लोग जब महाड़ में गए थे, तब कुंदा महाड़ में रहती थी, हम सब ने मिलकर जब मनुस्मृति जलाई और हमने कहा कि मनुस्मृति दहन 25 दिसंबर ये भारतीय स्त्री मुक्ति दिन होगा, तब यहाँ के महिला कामगार को समझना बहुत ज़रूरी है कि शूद्र ही कामगार थे। असंगठित कामगारों की जाति व्यवस्था के तहत की अगर हम चाहनिशा नहीं करेंगे, आज भी हम असंगठित कामगार को वर्ग के रूप में देखेंगे। हमारी बहुत सारी गलतियां हुई हैं और स्त्रीवाद की गलतियां ये है कि स्त्रीवाद ने ब्राह्मणवादी पूरी जाति व्यवस्था, ब्राह्मणवादी मानसिकता को चोट नहीं पहुंचाई। वो चोट तभी पहुंच सकती है अगर मैं एनरॉन विरोधी आंदोलन में हूँ, अगर मैं नर्मदा बचाओ आंदोलन में हूँ, तो मैं आदिवासियों के विस्थापन की बात करती हूँ, लेकिन आजू बाजू के जो लोग हैं, एनरॉन में खाड़ी में जो लोग बैठे हैं, या फिर भोई है, खारवी है, जो मछुआरे हैं, ये सारे शूद्रों में आते हैं। लोहार है, दर्जी है, सुतार है, ये सारे शूद्रों में आते हैं। इनके सारे उत्पादन जो है, इन उत्पादनों पर हम लोग सारे जी रहे हैं। अगर इस देश में मार्क्स की मीमांसा रखते हैं तो हम लोग उनके सरप्लस पर जी रहे हैं। ये जो पूरा सरप्लस है, ये किसने दिया है इस देश में? मीना शिशु हमेशा कहती है कि सेक्स वर्कर ने सबसे ज़्यादा रेवेन्यू दिया है। जैसे सेक्स वर्कर ने रेवेन्यू सबसे ज़्यादा दिया है, इस देश के उत्पादकों ने सबसे ज़्यादा रेवेन्यू दिया है। और हम लोग हमेशा रेवेन्यू देते आए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कर किसानों से लेकर सबसे ज़्यादा कर सारे उत्पादन साधनों पर शूद्रों के जो लगाए गए हैं, ये मनुस्मृति संहिता के तहत है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले इक्विटी आती है, फिर बाद में लिबर्टी आती है, फिर बाद में इक्वालिटी आती है, फिर बाद में फ्रैटर्निटी आती है, फिर हम लोग बोलते हैं सेक्युलरिज्म। ये जो पाँचों भी मूल्यों के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी तय होनी चाहिए, ना कि मॉरल पुलिसिंग। ये जो मॉरल पुलिसिंग है, ये मनुस्मृति के तहत जो हमेशा रहा है, वो लोग वहाँ बिठाए गए। इसलिए वो जिस जज के खिलाफ अभी हमने सबने निवेदन निकालते हुए हमने कहा, जिस जज ने कहा कि कोई कुछ मतलब नहीं, अगर स्तन को भी हाथ लगा दो, छाती को हाथ लगा दो, नाड़ी भी छोड़ दो, तो भी वो कुछ बलात्कार या बलजोरी नहीं कहा जाता है। बिल्किस बानो के जब अपराधी छोड़े जाते हैं, तब कहते हैं कि ये तो ब्राह्मण थे, इनकी आरती उतारो, इनको बलात्कार करने का पूरा अधिकार है, इनको बलात्कार नहीं कह सकते हैं। जो खुलेआम घूम रहे हैं, अभी बीच में आसाराम बापू वगैरह अंदर है, लेकिन बाकी जो खुले घूम रहे हैं, जो ब्रजभूषण सिंह खुला घूम रहा है, वो ब्रजभूषण सिंह भी मनुस्मृति के कारण खुला घूम रहा है, क्योंकि उसको ये अभय राजसत्ता देती है। राजसत्ता, अब आपने सुना होगा 3-4 दिन पहले ये वीडियोज़ आए हैं कि मोदी राजा होगा, मोदी राजा है और हम प्रजा है, इस तरीके के वीडियो वायरल हो रहे हैं।
यानी प्रजातंत्र में हमने डेमोक्रेसी के तहत जितनी सारी ईडी बीडी खिलाफ की और सबके खिलाफ ईवीएम मशीन के खिलाफ की लड़ाई वगैरह सब कुछ छोड़कर आज अभी हमको फिर से लड़ाई करनी पड़ेगी कि ये राजा प्रजा वाला नहीं है, ये प्रजातंत्र की बात है, ये लोकतंत्र की बात है। तो ये लोकतंत्र की बात के तहत आप लोगों को मनुस्मृति और संविधान को देखना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि इसमें क्या क्या लिखा गया, जो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें क्योंकि मुझे लगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण सेशन है तो मैंने कुछ चीज़ें लिख कर लाई है और वो चीज़ों को मैं ये 5 मिनट में आपके सामने रखती हूँ क्योंकि ताकि वो डिस्कशन को आधार मिले। अब ये जो मनुस्मृति है, ये मनुस्मृति को हिंदू धर्म ग्रंथ करके मान्यता कैसे मिली? एक भी बार मनुस्मृति में कहीं भी हिंदू शब्द नहीं आता है, कहीं भी नहीं, हिंदू था ही नहीं। आर्य जब आए फिर हम बोलते हैं सिंधु संस्कृति का स का ह हुआ वगैरह वगैरह, हिंदू शब्द यहाँ है ही नहीं। पूरा वर्णाश्रम है, वर्णाश्रम में जो है बिल्कुल विराट पुरुष है, पूरा का पूरा अवैज्ञानिक है, किसी भी स्त्री से इनका जन्म नहीं हुआ है, सब पुरुषों से जन्म हुआ है। विराट पुरुष के मुख से हुआ है ब्राह्मण, विराट पुरुष के कंधे से हुआ है, मैं बार बार पुरुष कह रही हूँ, विराट पुरुष के कंधे से हुआ है क्षत्रिय, जांघों से हुआ है वैश्य और पाँव से हुआ है शूद्र। यानी पूरा अवैज्ञानिक है। इसलिए प्राकृतिक मातृ संस्कृति जिसमें प्रतिमा जोड़ेगी, जो सिंधु संस्कृति के तहत हमने मातृ संस्कृति और गणराज्य संस्कृति की बात करते हैं, जिसको शरद पाटिल जी वैराज की बात करते हैं। शरद पाटिल मार्क्स फुले अम्बेडकरवादी तत्वज्ञान को पीछे छोड़ते हुए सौत्रांतिक यानी बुद्ध के हीनयान की जो श्रीलंका तक पहुंचा है, वहाँ के उस तरीके के तत्वज्ञान के आधार पर बात करते हैं। उसके तहत बरोबर संपेल तो ये बात है। और इस मनुस्मृति को हिंदू करके जो ग्रंथ है, जिसकी पूर्व पीठिका मिहिर ने रखी, लेकिन जो विलियम जोन्स ने ये इसको पहले भाषांतरित किया 1794 में। 1794 में जब ये भाषांतरित हुआ इंग्लिश में और फिर इसको एक कोड संहिता के तहत अंग्रेज़ों ने इस्तेमाल करना शुरू किया, उसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों ने कहा कि ये जो घुमंतु विमुक्त है, इनको कैद करके रखो, ये क्रिमिनल ट्राइब्स है, क्योंकि ये सब जगह पे आपको पूरा का पूरा जंगल दिखाएंगे, पूरे के पूरे पद दिखाएंगे, लेकिन यही है, इनको तो कुछ नहीं है। तो इनको मनुस्मृति के आधार पर इनको क्या कहा गया है, आप भिक्षा मांग सकते हो, आप लूट सकते हो, लेकिन आप गांव के अंदर नहीं आ सकते हो। कुछ लोग हैं जो गांव के बाहर ही रहेंगे और गांव के बाहर उनकी बस्ती होगी, लेकिन गांव के बाहर के बस्ती के बाहर की बस्ती होगी, जिसको दीपा बवार कहती है हगनदारी, यही हमारी वतनदारी। तो इस तरीके से इतना घिनौना कर्म, ये जो पूरा का पूरा कर्म है, ये मनुस्मृति के तहत आज भी शुरू है। और इसके लिए सोमनाथ सूर्यवंशी जाता है, या फिर हम लोग देखते हैं कि जिस तरीके से आज आपने सबने लव जिहाद वाली बात की है, आपने बोलते हुए जो मनुस्मृति की जो पूरी मानसिकता है, उस पूरी मानसिकता को हमको अगर नकारना होगा तो हमें फिर से एक बार जो बुद्ध ने कहा, चरथ भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्तानुहिताय आदि कल्याण मध्य कल्याण अंत कल्याण, उन्होंने कभी भी 18% त्रिवर्ण का बात नहीं किया। बुद्ध ने उसके पहले भी वर्ण व्यवस्था के पहले, मला थोडंसं हे होतं, सॉरी, हां ऐकू आलं ना पण तुम्हाला सगळ्यांना की नाही आलं? हां, पूर्वी नव्हतं येत होतं, ठीक आहे। म्हणजे असं नको व्हायला की मी इतकं बोलले आणि तुम्हाला ऐकू नये। तर या मनुस्मृती समर्थकांची जी संस्कृती आहे, त्याच्या विरोधात आज आपण जमलो आहोत, ते आपण मनुस्मृतीच्या विरोधकांची संस्कृती तयार करायला। त्याच्यामुळे आपण ब्राह्मणवादी पितृसत्ता, एक फक्त शेवटचा मुद्दा मी जोडते जो चर्चेमध्ये पुन्हा येईल, ब्राह्मणवादी पितृसत्तेची संकल्पना जशी ग्रामशीनी सबाल्टन स्टडीजची संकल्पना काढली, तशी ब्राह्मणवादी पितृसत्तेची संकल्पना ही महात्मा ज्योतिबा फुलेंची आहे। आपल्याला हे सगळे जे स्त्रीवादी चळवळीमधले जे घेणं आहे, म्हणजे अगेन्स्ट द मॅडनेस ऑफ मनु, हा बाबासाहेबांचा निबंध आहे। आपण ते सगळे टायटल घेतल्यानंतर आपण इंग्लिशमध्ये वाचणारे लोक म्हणतो की हे आपल्याला चक्रवर्तींनी दिलं, हे आपल्याला रेगेननी दिलं, हे जरा आपल्याला बंद करावं लागेल। आपल्याला फुले आंबेडकर मुळापासून वाचावे लागतील। आपल्याला बघावं लागेल की अरे यांनी आपल्याला काय दिलं होतं आणि याच्या आधारावरचे कोणते ग्रंथ आहे। निवेदिता मेनन म्हणते आरंट ओबीसी विमेन आर विमेन
मग आपण उमा चक्रवर्तीच्या छोट्याशा पुस्तकामधला कास्ट अँड जेंडरमधला उल्लेख करतो मंडल आयोगवरचा, पण मंडल आयोगामध्ये बोट क्लबवर रॅली घेऊन जाणाऱ्या लाखो स्त्रिया ज्या आहेत ओबीसी, ज्या सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख या बहुजन स्त्रिया आहेत, ज्यांनी या देशाला सगळ्यात पहिल्यांदा म्हणजे स्त्रियांची चळवळ ही बहुजनांनी सुरू केलेली आहे, इथल्या ओबीसींनी सुरू केली आहे, इथल्या शूद्रांनी त्याला तडा लावलेला आहे, इथल्या मनुस्मृतीला सुरुंग लावला आहे. आणि म्हणून मनुस्मृतीला सुरुंग लावणाऱ्या 25 डिसेंबर 1927 रोजी बाबासाहेबांनी जेव्हा ती जाळली, ती प्रतिकात्मक जाळली, ती आजही नेणिवेमध्ये आहे. ती जर काढायची असेल तर स्त्रियांच्या चळवळीच्या 50 वर्षानंतर आपल्याला सर्वांना हम सबको फिर से एक बार मूल्यांकन करना पड़ेगा, एक रिव्यू करना पड़ेगा. उस रिव्यू के तहत हमें फिर से एक बार मनुस्मृति को हमारे मन के तहत, हमारे अंतर मन के तहत भी जलाना पड़ेगा. तब तक ये मनुस्मृति जाने वाली नहीं. और यही सबसे बड़ा धर्मांध दत्ता को धक्का होगा. अगर उनकी ईंटें गिरानी है, बाबरी मस्जिद तोड़ने वाले राम की मानसिकता, राम मंदिर को खोजने वालों को बताइए कि वहाँ बुद्ध की भी मूर्तियाँ मिल रही है. तो ये जो हर एक जगह पे बुद्ध की मूर्तियाँ छुपा छुपा कर दूसरी शतक से पुष्यमित्र शुंग को लाकर मनुस्मृति खड़ी की है, इस मनुस्मृति को अगर तोड़ना है तो हमारे सब की संविधान को हाथ में लेते हुए संविधान बचाने की लड़ाई केवल ये नहीं है. संविधान बचाने की लड़ाई ये आगे जाकर हज़ारों साल तक समानता, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, मैं नहीं कहती हूँ क्योंकि मराठी में बंधुता का अर्थ केवल बंधुभाव लिया जाता है, मैत्र कहती हूँ, मैत्र और धर्मनिरपेक्षता, इन सारे मूल्यों को कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी के तहत लेते हुए हमको मनुस्मृति को नकारना होगा और संविधान को स्वीकारना होगा. मुझे आपने यहाँ बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं जिंदाबाद. जय भीम, जय ज्योति, जय सावित्री, उल गुलान, उल जोहार, जय संविधान, सबरंगी सलाम.